वीडियो में हम दिल्ली के तुगलकाबाद के खंडहरों की सैर करेंगे। एक ऐसा प्राचीन शहर जो कभी तुगलक वंश की शक्तिशाली राजधानी के रूप में खड़ा था। इसे दिल्ली सल्तनत के तुगलक वंश के संस्थापक महत्वाकांक्षी शासक घियासुद्दीन तुगलक ने बनवाया था। लेकिन कुछ ही वर्षों बाद उनके बेटे मोहम्मद बिन तुगलक ने इस शहर को छोड़ दिया और राजधानी को देवगिरी स्थानांतरित कर दिया, जिसे उन्होंने दौलताबाद नाम दिया। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि यह शानदार शहर इतनी जल्दी गिरावट का शिकार हो गया? इतिहासकारों और किंवदंतियों के अनुसार इसके पीछे कई कारण थे। एक प्रमुख कारण था मोहम्मद बिन तुगलक के अजीब और अप्रत्याशित फैसले। लेकिन एक और दिलचस्प कहानी है जो एक प्रसिद्ध सूफी संत हजरत निजामुद्दीन औलिया द्वारा दिए गए शाप से जुड़ी है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक शक्तिशाली सुल्तान का एक संत के साथ विवाद हो गया, और कैसे इस शाप ने तुगलकाबाद की किस्मत को बदल दिया? खंडहरों के बीच चलते हुए हम इन कहानियों को जानेंगे और एक बार महान रही इस राजधानी के उत्थान और पतन पर विचार करेंगे। हम टिकट काउंटर से टिकट लेकर हाथी गेट से किले में प्रवेश करते हैं। यह किला एक चट्टानी पहाड़ी पर बना हुआ है और लगभग 12.5 किलोमीटर गुणा 4.8 किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। गयासुद्दीन तुगलक का असली नाम गाजी मलिक था और वे खिलजी सेना में सेवा करते थे। अलाउद्दीन खिलजी और उनके सेनापति मलिक काफूर की मृत्यु के बाद सत्ता संघर्ष शुरू हुआ और खुसरो खान ने सिंहासन पर कब्जा कर लिया। गाजी मलिक उन गवर्नरों में से एक थे जिन्होंने खुसरो खान को सुल्तान मानने से इनकार कर दिया। गाजी मलिक ने खुसरो खान को हराकर 1321 में खुद सुल्तान बन गए। उन्होंने गयासुद्दीन तुगलक की उपाधि ग्रहण की और तुगलक वंश की स्थापना की। उन्होंने तुरंत इस नई राजधानी तुगलकाबाद का निर्माण शुरू किया, जिसे वे एक अभेद्य और सुंदर किले के रूप में बनाना चाहते थे ताकि मंगोल आक्रमणकारियों से बचाव किया जा सके। हमारी तुगलकाबाद किले की यात्रा दक्षिणी प्रवेश द्वार से शुरू होती है, जहां किले की विशाल और भव्य दीवारें आपका ध्यान खींचती हैं। ये दीवारें मलबे की ढलान वाली चिनाई से बनी हैं और 15 मीटर ऊंचाई तक उठती हैं। इन्हें 2 मंजिला बुर्जों और मजबूत प्राचीरों से सुसज्जित किया गया है, जो तुगलक वंश की सैन्य शक्ति और मंगोल आक्रमणों को रोकने की क्षमता को दर्शाते हैं। किला 3 प्रमुख भागों में विभाजित है। उत्तर में विस्तृत शहर क्षेत्र, जहां आम जनता के मकान एक आयताकार ग्रिड में बने हुए थे। मध्य का गढ़ या विजय मंडल। दक्षिण पश्चिम में स्थित महल क्षेत्र। प्रवेश द्वार से दाएं या पूर्व की ओर चले तो हम गढ़ में पहुंचते हैं, जो आसपास के क्षेत्र से 25 फीट ऊंचाई पर स्थित है। आइए सबसे पहले गढ़ क्षेत्र की सैर करते हैं। यह किले का सबसे अच्छी तरह संरक्षित भाग है, जहां कई दिलचस्प संरचनाएं हैं। गढ़ तक जाने वाले मार्ग पर चलते हुए कई रक्षात्मक प्राचीर और गोल बुर्ज दिखाई देते हैं। गढ़ के भीतर सबसे दिलचस्प संरचना एक भूमिगत मार्ग है, जिसमें चैम्बर बने हुए हैं और जो महल क्षेत्र से जुड़ता है। कुछ इसे मीना बाजार कहते हैं, ये सुझाव देते हुए कि यह कभी बाजार रहा होगा। यहाँ एक मस्जिद और कुछ मकानों के अवशेष भी हैं। ऊंचाई पर चढ़ते ही दिल्ली का शानदार दृश्य देखने को मिलता है। यहाँ एक सीढ़ीदार पिरामिड नुमा प्लेटफॉर्म है, जो कभी दुश्मनों के आने पर जल्दी चेतावनी देने के लिए बनाया गया था। गढ़ से आगे चलते हुए एक रास्ता हमें शाही महल क्षेत्र की ओर ले जाता है। यहाँ घने कांटेदार झाड़ियों के बीच शाही आवासों, दरबार हॉलों और आपस में जुड़े आंगनों के खंडहर दिखाई देते हैं। यह भाग तुगलक वंश की शक्ति और वैभव को दर्शाता है, जिसमें मेहराबदार द्वार, गलियारे और चतुराई से बनाए गए रक्षात्मक ढांचे शामिल हैं, जो वेंटिलेशन और रोशनी के लिए छेद बनाए गए हैं। यहाँ दीवारों और फर्शों पर छूने का प्लास्टर किया गया था, जिससे उस समय की शाही भव्यता की झलक मिलती है। तुगलकाबाद परिसर में एक बड़ा जलाशय भी है, जिसे चट्टान को काटकर बनाया गया था और जो किले के निवासियों के लिए जल आपूर्ति करता था। पश्चिम में एक गहरी बावली है, जो किले के जल स्रोतों में से एक थी। अब आइए जानते हैं कि तुगलकाबाद का जीवन केवल 6 वर्षों का क्यों रहा। एक बड़ा कारण था इसके संस्थापक घियासुद्दीन तुगलक की मृत्यु और उनके बेटे मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा राजधानी बदलने का निर्णय। कुछ लोग इस शहर के दुर्भाग्य का दोष सूफी संत हजरत निजामुद्दीन औलिया के शाप को भी देते हैं। हजरत निजामुद्दीन औलिया
जिनकी दरगाह आज भी सैकड़ों भक्तों को आकर्षित करती है, गयासुद्दीन तुगलक के समय में बहुत प्रसिद्ध थे। उनकी बढ़ती लोकप्रियता और आध्यात्मिक प्रभाव को सम्राट ने अपने शासन के लिए खतरा माना। जब घियासुद्दीन तुगलक अपनी राजधानी का निर्माण करवा रहे थे, तब हजरत निजामुद्दीन भी अपने परिसर में एक बावली का निर्माण करवा रहे थे। सम्राट ने आदेश दिया कि सभी मजदूर बावली का काम छोड़कर किले का निर्माण करें, लेकिन मजदूर जो निजामुद्दीन औलिया के प्रति वफादार थे, दिन में किले में काम करते और रात में बावली पर। गयासुद्दीन ने गुस्से में बावली के लिए तेल की आपूर्ति काट दी, जिससे रात में काम नहीं हो सके। लेकिन निजामुद्दीन औलिया ने अपने शिष्य नसीरुद्दीन को पानी से दिए जलाने का आदेश दिया। चमत्कार हुआ और दिए जल उठे। इस चमत्कार से नसीरुद्दीन को रोशन चिरागे दिल्ली का नाम मिला। घियासुद्दीन की इस हरकत से क्रोधित होकर निजामुद्दीन औलिया ने शाप दिया, या रहे उज्जड़ या बसे गुज्जर। ऐसा लगता है कि किस्मत ने उनकी बात मान ली। शाप के कुछ समय बाद ही घियासुद्दीन की रहस्यमयी और संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हो गई। कुछ लोग कहते हैं कि यह उनके बेटे मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा रची गई साजिश थी। अगर आप जानना चाहते हैं कि यह कैसे हुआ, तो ऊपर दिए लिंक पर क्लिक करके हमारी विशेष वीडियो देखें। 1325 में गयासुद्दीन की मृत्यु के केवल 2 साल बाद मोहम्मद बिन तुगलक ने एक और विवादास्पद निर्णय लिया। 1327 में उन्होंने राजधानी को तुगलकाबाद से देवगिरी दौलताबाद स्थानांतरित करने की घोषणा की। इतिहासकार आज भी उनके इस फैसले के पीछे के कारणों पर बहस करते हैं। कुछ का मानना है कि उन्होंने मंगोल आक्रमणों से बचने के लिए ऐसा किया, जबकि अन्य कहते हैं कि वह साम्राज्य के केंद्र में होना चाहते थे ताकि शासन को बेहतर तरीके से नियंत्रित कर सकें। हालांकि राजधानी खाली करने के सख्त आदेश के बावजूद कुछ लोग पीछे रहना चाहते थे। मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे सख्ती से लागू किया। यात्री इब्न बतूता के अनुसार एक खोजबीन में 2 व्यक्ति, एक अंधा और एक अपंग, शहर में छिपे हुए पाए गए। सजा क्रूर थी। अपंग को एक मंगोनल से फेंक दिया गया, जबकि अंधे को घोड़े से बांधकर दिल्ली से दौलताबाद तक घसीटा गया। जब घोड़ा दौलताबाद पहुंचा तो उसके पैरों के केवल टुकड़े टुकड़े बचे थे। इन कठोर सजाओं ने लोगों में इतना भय भर दिया कि कोई भी सुल्तान के आदेश का उल्लंघन करने की हिम्मत नहीं कर सका। कहा जाता है कि एक रात सुल्तान अपनी महल की छत पर खड़ा होकर तुगलकाबाद को देख रहा था। जब उसने न तो कहीं कोई रोशनी देखी और न ही धुआं उठता हुआ पाया, तो उसने संतोष पूर्वक कहा, अब मेरा मन शांति में है। लेकिन तमाम प्रयासों के बावजूद दौलताबाद को नई राजधानी बनाने का उनका सपना अंततः विफल हो गया। दरबार और प्रशासन फिर से तुगलकाबाद लौट आए। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि मोहम्मद बिन तुगलक को अपने पिता की विरासत से कभी खास लगाव नहीं था। तुगलकाबाद के खंडहरों से परे मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा निर्मित एक छोटा लेकिन वास्तुकला में समान आदिलाबाद किला स्थित है। यह किला इस महत्वाकांक्षी और अक्सर अप्रत्याशित शासक की अशांत विरासत का प्रतीक है। बाद में मोहम्मद बिन तुगलक के चचेरे भाई फिरोज शाह के शासन काल में तुगलकाबाद का पतन शुरू हो गया। फिरोज शाह ने जल संकट के कारण यमुना नदी के पास फिरोजाबाद को अपनी नई राजधानी बनाया। परिणाम स्वरूप तुगलकाबाद धीरे धीरे वीरान हो गया, खंडहरों में तब्दील हो गया और इतिहास में खो गया। इस तरह तुगलकाबाद किले की कहानी महत्वाकांक्षा, विश्वास और समय की अनिवार्य धारा का एक शक्तिशाली स्मारक बनी हुई है। हजरत निजामुद्दीन औलिया की शाप की भविष्यवाणी से लेकर मोहम्मद बिन तुगलक के अजीब फैसलों तक, ये खंडहर बादशाहों और संतों, भव्य सपनों और खोई हुई विरासतों की कहानियां बयां करते हैं। अगर आपको तुगलकाबाद के रहस्यों और किंवदंतियों को जानने में मजा आया, तो इस वीडियो को लाइक करें और इसे अपने इतिहास प्रेमी दोस्तों के साथ शेयर करें। भारत के इतिहास की और भी अद्भुत कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलें। धन्यवाद, फिर मिलते हैं।